हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम इन्वायरमेंट साइंस का जो एक मेगा रिवीजन की हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपरली हम रिवीजन कर रहे हैं। और ये जो रिवीजन हम बेसिकली कर रहे हैं वो एमसीक्यूज के साथ कर रहे हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं उसके साथ हम कंसेप्ट्स को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और एक अच्छा तरीका होता है कि हम पीवाईक्यूज के साथ या कोई नए एमसीक्यूज बन सकते हैं उसके साथ हम चीजों को करें तो कंसेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही शांति से चीजों को सुनना है और अब मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम तक आपका ये पैटर्न चलता रहे। ठीक है, बहुत आराम से चीजों को करेंगे। और अगर आपको चीजें सब बेहतर लगती है तो हमारे मोटिवेशन के लिए मैक्सिमम इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो सबसे पहले आपके पास दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। और ये स्टेटमेंट क्या है, देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। एन इंसिनरेशन प्रोसेस यूज्ड टू डिस्ट्रॉय highly toxic and hazardous waste differ from the municipal solid waste incineration process। यानी कि जो इंसिनरेशन प्रोसेस होता है वो किस लिए यूज होता है आपको ये बताया गया है। तो पहले स्टेटमेंट में कहा है कि जो टॉक्सिक और हैजार्डियस वेस्ट होते हैं उनको जो मैनेज करने के लिए, बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। तो जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अलावा जो बहुत ही खतरनाक वेस्ट होता है, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट है जो हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी वगैरह से निकलता है, तो उसका हम इंसिनरेशन करते हैं। इंसिनरेशन का मतलब एक हाई टेम्परेचर पे जला देते हैं उसको। और ये बिल्कुल सही बात है। एक टर्म और पढ़ते हैं, अगर आपको याद है तो इसका डिफरेंस आपसे पूछा गया था कि पायरोलिसिस और इंसिनरेशन में क्या डिफरेंस है, ये भी मैं बात करूंगा। अभी पहले इस स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि जो इंसिनरेशन किया जाता है यानी कि हाई टेम्परेचर पे जलाने की बात की गई है, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। किसको? जो हाईली टॉक्सिक और हैजार्डियस वेस्ट होता है, जो खतरनाक वेस्ट होता है, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह होता है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इंसिनरेशन का प्रोसेस फॉलो किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इंसिनरेशन इमिट स्मॉल बट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ न्यूमरस टॉक्सिक केमिकल एंड प्रोड्यूस एसिड रेजिड्यू बॉटम और फ्लाई एश व्हिच मस्ट बी बरीड इन अप्रूवल लैंडफिल। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। बेसिकली क्यों सही है? जब हम इंसिनरेशन करते हैं, जैसे पीवीसी है, पोलोविनाइल क्लोराइड है ना, वहां पे इंसिनरेट करते हैं थोड़ा लो टेम्परेचर पे, तो वहां से बहुत ही खतरनाक पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, जैसे डाईऑक्सिन और फ्यूरान्स निकलते हैं, अगर आपको पता है ना। एक बार ये हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी क्वेश्चन पूछा गया है ना कि जो फ्यूरान्स निकलता है कि बेसिकली जब हम इंसिनरेशन करते हैं तो कौन कौन से पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। ये फ्यूम्स के रूप में डाईऑक्सिन वगैरह निकलता है जो बहुत ही खतरनाक पोल्यूटेंट होता है। और एस और जब जलेगा तो एस बचेगी, एज ए बॉटम एस भी होगी, फ्लाई एस भी होगी। तो इसको हम ऐसे नहीं है कि एकदम वैसे ही फेंक देंगे, इसको एक अप्रूव्ड लैंडफिल साइट पे जाके करेंगे, क्योंकि अगर वरना फिर वो टॉक्सिक तो है ही, क्योंकि बनाया तो उसको या बनी तो वो हजार्डियस वेस्ट ही है, तो प्रॉपरली उसको मैनेज तरीके से ही उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो यानी ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं बात कर रहा हूं, हम बात कर रहे थे कि पायरोलिसिस में आपको और इंसिनरेशन की बात करें, इनमें डिफरेंस की बात करें तो जो इंसिनरेशन है ये इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। बेसिकली जब हम जो कंबशन प्रोसेस चलाते हैं ये किसकी प्रोसेस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीडेशन प्रॉपर रहता है। जबकि जो पैरालिसिस होता है वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। ये बेसिक डिफरेंस भी आपसे एक बार पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसिनरेशन एंड पैरालिसिस। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि जहां पैरालिसिस बेसिकली हम करते हैं वहां पे ऑक्सीजन अब्सेंट रहता है और इंसिनरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है और यहाँ से हर कंसेप्ट को आपको समझना है। और ये वेस्ट मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। चलो नेक्स्ट। हाँ, इससे पहले कि हम आगे बात करें मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आपको पता है कि अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट डिटेल है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे हम पेपर 1 कंप्लीट पढ़ते हैं और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 ओनली अगर पढ़ना चाहते हैं तो 4675 रुपीज, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। ओनली रिकॉर्डेड में 2975 है। ठीक है ना।
और इसमें आपको मैं बता दूं पेपर 1 की बुकलेट्स आपके पास कोरियर के थ्रू आएगी, है ना। 5 बुकलेट्स हैं, है ना, हिंदी मीडियम की और इंग्लिश मीडियम की, जो मीडियम आपको मंगवाना हो वो आ जाएगा। और पेपर 2 हम यहाँ इन्वायरमेंट साइंस पढ़ते हैं, इसमें आपको पीडीएफ फाइल्स वगैरह सब मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स आपको मिलेगी, ठीक है। ये इसमें अब ये 5625 का है, जिसका वैलिडिटी दिसंबर बैच के लिए, फरवरी 2025 तक वैलिडिटी है। अगर आप कॉम्बो पैकेज ज्वाइन करते हो, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस, तो उसपे 35% ऑफ के साथ 8450 है। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छे से आंसर करना है और सोच समझ के कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि एज पर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि यूएनएफसीसी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज a role in the assessment and review of the effective implementation of the convention। बेसिकली ये यूएनएफसीसी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है कि यूएनएफसीसी में कौन सा किसका रोल है, बेसिकली जो किस में रोल इन द असेसमेंट एंड रिव्यू ऑफ द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ कन्वेंशन। जो भी कोई कन्वेंशन बनी है उसके प्रॉपर असेसमेंट और रिव्यू और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए कौन जिम्मेवार है बेसिकली, तो इसके लिए जो बॉडी जिम्मेवार है वो है एसबीआई, यानी कि सब्सिडरी बॉडी फॉर इंप्लीमेंटेशन। अगर इसका फुल फॉर्म आपको पता है, दिख रहा है, तो बिल्कुल इंप्लीमेंटेशन शब्द से आप याद रख सकते हैं एसबीआई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार गलत हो जाता है कि कौन है इफेक्टिव जो बॉडी है बेसिकली जो क्या करती है इंप्लीमेंटेशन कन्वेंशन का, जो यूएनएफसीसी के अंदर है, तो दैट इज एसबीआई, सब्सिडरी बॉडी फॉर इंप्लीमेंटेशन। थोड़ा मैं यूएनएफसीसी के बारे में डिटेल में आपको कुछ बातें बता देता हूं, यहां से भी क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बनी रहती है। अगर बात करें यूएनएफसीसी जो है, ये फोर्स में कब आया, 21 मार्च 1994 में ये फोर्स में आया। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट फैक्ट है, ठीक है। और इसके अंदर 198 कंट्रीज है ना, जो दैट हैव रेटिफाइड द कन्वेंशन आर ऑल कॉल्ड पार्टीज टू द कन्वेंशन। इनको पार्टीज बोलते हैं, कन्वेंशन के पार्टीज है ना। और प्रिवेंशन, ये बेसिकली इसका मुख्य एम क्या है इस यूएनएफसीसी का, अगर आपसे वन लाइन में पूछे तो क्या है, प्रिवेंटिंग डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंसेस with the climate system is the ultimate aim of the UNFCC। यानी कि जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है यूएनएफसीसी का, अगर मेन एम पूछे तो या अल्टीमेट एम क्या है, जो भी डेंजरस चीजें हो रही है, यानी कि जो हम एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन इंटरफेरेंस के द्वारा जो क्लाइमेट सिस्टम में हम मतलब डीके कर रहे हैं या उसको डेंजरस रूप से प्रभावित कर रहे हैं, तो ये इसको रोकना, इसको प्रिवेंट करना ही मुख्य क्या है, अल्टीमेट एम है किसका, यूएनएफसीसी का। और मैं आपको कुछ यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली आपको पता है जो 1994 में ये फोर्स में आया, तब तक बहुत ही ज्यादा ये चीजें साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास नहीं थे कि इस तरह से चीजें हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन जो यूएनएफसीसी ने ये जो कंसेप्ट लिया कि इस चीजों से हमें रोकना चाहिए, ये बेसिकली इन्होंने एक बहुत ही सक्सेसफुल एक प्रोटोकॉल रहा है। और इन्वायरमेंट में अगर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा एक ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है इन्वायरमेंट के संबंधित जो सबसे सक्सेसफुल रहा है। कोफी अन्नान ने इनके बारे में कहा कि मोस्ट सक्सेसफुल रहा है, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 1987 में ओजोन लेयर के डिप्लेशन को बचाने के लिए हुआ, ओजोन परत के क्षरण को बचाने के लिए हुआ। तो यहाँ से ये चीजें ली कि भाई बाउंड होना पड़ेगा अपने को, अगर साइंटिफिकली उस चीज को देखते हुए कि हाँ ये चीज, ये यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये चीजें हो रही है, तो हमें इस चीज से ये चीज उधार लेनी चाहिए और हमें भी इस तरह से काम करना चाहिए। तो ये चीज यहाँ लिखी हुई है, द यूएनएफसीसी बोरो ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मल्टीलैटरल एनवायरनमेंट ट्रीटीज इन हिस्ट्री, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1987। इट बाउंड मेंबर स्टेट to act in the interest of human safety even in the face of scientific uncertainty। चाहे हमें साइंटिफिक रूप से अनिश्चितता हो, लेकिन फिर भी हमें ये चीजों को देखना पड़ेगा, इस चीजों को ठीक करना पड़ेगा और हमें ह्यूमन जो सेफ्टी है उसमें इंटरेस्ट प्रॉपरली लेना पड़ेगा, ये बात है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई ऑप्शंस बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरह की बातें आपसे पूछी जाती है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और इस क्वेश्चन में हम कई सारी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं नीचे और आपसे पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इट मींस इसमें 3 स्टेटमेंट है करेक्ट है, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है ये आगे किसी क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट तो रिपीट होंगे, तो इनको याद रखना कि अच्छा ये चीज ऐसे होती है, कहीं ना कहीं और कोई क्वेश्चंस में आपको पक्का मिलेगी। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ह्यूमस रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर डार्क इन कलर। जो ह्यूमस की बात कर रहे हैं, जो सोइल का जो ऊपर वाला जो भाग है जहाँ पे पत्तियां वगैरह गिरी रहती है ना, तो बेसिकली ये ऑर्गेनिक मैटर इसमें होता है, डार्क कलर के होता है। ये बिल्कुल ठीक है ह्यूमस के बारे में और ये करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। जबकि आपको क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। सेकंड कह रहा है एसिड सॉइल्स आर डिवॉइड ऑफ बेसिक कैटाइंस। बिल्कुल जो एसिड सॉइल होता है उसमें जो बेसिक वाली जो कैटाइंस होते हैं बेसिकली वो नहीं होते, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा है आपसे। तीसरा है ह्यूमस कंटेन सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज। बिल्कुल जो ह्यूमस होता है उसमें पत्तियां और ये सब गिर जाता है, तो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज तो उसमें होता है। ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। तो गलत कौन सा बच गया, हमारे पास एक ही स्टेटमेंट बच गया, दैट इज फोर्थ। ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है ह्यूमिक एंड फुल्विक एसिड इन ह्यूमस फॉर्म हाइड्रोफोबिक कोलाइड whereas clay colloids are hydrophilic in nature। ये स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली अगर हम बात करें ह्यूमिक और फुल्विक एसिड की बात करें तो ये हाइड्रोफोबिक नहीं है, ये बेसिकली हाइड्रोफिलिक है, क्योंकि ये वाटर के साथ है ना जिलेट वगैरह बनाते हैं, यानी कि दूर नहीं भागते उससे, फोबिया नहीं है उसको, फिलिक है। तो ये हाइड्रोफोबिक ना होके यहाँ हाइड्रोफिलिक होता। अगर हम बात करें ह्यूमिक और फुल्विक एसिड की बात तो हाइड्रोफिलिक ज्यादा सही यहाँ पे रहता। और जो क्ले जो कोलाइड्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं नेचर में, ऐसा नहीं है। कोलाइड्स का इंटरमीडिएट सा नेचर होता है, तो ये डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि हाइड्रोफिलिक होते हैं नेचर में। तो ये बिल्कुल ही स्टेटमेंट गलत हो गया। और एक यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे जो ह्यूमिक और फुल्विक एसिड है ना, फुल्विक एसिड है, इसमें डिफरेंस भी क्या है ये भी आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि पीएच से रिलेट करता है और यहाँ से अलग से ये क्वेश्चन भी बना है और आपसे पूछा भी गया है, उसके बारे में भी मैं अभी बात करूंगा। थोड़ा इसको और क्लियर कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखो जो आपका तीसरा स्टेटमेंट ठीक था ना कि जो ह्यूमस होता है उसमें सेलुलोज और हेमी सेलुलोज होता है, वो बिल्कुल करेक्ट था। आपको मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बता देता हूं। जो ह्यूमस कैन बी डिफाइंड एज लिंगोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली 45% लिग्निन कंपाउंड है, 35% अमीनो एसिड्स है, 11% कार्बोहाइड्रेट्स, 4% सेलुलोज, 7% हेमी सेलुलोज, 3% फैट्स, वैक्स एंड रेजिन्स है, 6% अदर जो मिसलेनियस सब्सटेंसेस है ना, जो प्लांट ग्रोथ के अंदर इंक्लूड होते हैं, है ना, और इनहिबिटर्स के तौर पे होते हैं। तो ये बेसिकली थर्ड स्टेटमेंट हम इस बेस पे हम ठीक कर रहे हैं कि जो ह्यूमस होता है उसमें सेलुलोज और हेमी सेलुलोज भी होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। हो सकता है आगे से आपको स्टेटमेंट उसको ब्रॉड करके भी पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा क्या अप्रोक्सीमेटली 45% लिग्निन कंपाउंड है, 35% अमीनो एसिड है, ये सब है, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि जो स्टेटमेंट हमने गलत किया है ना, लास्ट वाला फोर्थ स्टेटमेंट, वो किस आधार पे किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो द पॉलीसाइक्लिक फंक्शन ग्रुप ऑफ ह्यूमिक एसिड मॉलिक्यूल होल्ड और चिलेट वाटर, यानी कि वाटर को वो होल्ड करता है, फोबिक नहीं है, वो फिलिक है। ये जो ह्यूमेट्स होल्ड मेनी टाइम्स देयर वेट इन मॉइस्चर एंड दे आर नॉट रेपेलेंट और इवन व्हेन ड्राई। वो सूखे होते हैं तो भी दूर नहीं भागते, रेपेलेंट के तौर पे काम नहीं करते, ठीक है। दिस मेक ह्यूमिक एसिड हाइड्रोफिलिक नॉट हाइड्रोफोबिक, याद रखना है ये, ठीक है। और जो मैं बात कर रहा था कि कोलाइडल क्ले है, वो पार्टिकल है, वो इंटरमीडिएट पोजीशन होती है बेसिकली, ना तो वो ट्रू लाइपोफिलिक होते हैं, यानी कि ना तो वो ट्रू लिपिड लविंग होते हैं और ना ही वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से हम कह दें, ना ही वो लाइपोफोबिक यानी कि लिक्विड हेटिंग होते हैं, या फिर ना ही वो हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर को रिपेल करते हैं। यानी कि ये बेसिकली इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है। क्ले क्लाइड है possess the property hydrophilic because their हाइड्रेशन, थोड़ा सा ये यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट था कि लास्ट वाला क्यों गलत है, आपको समझ में आ गया था। वहां पे अगर हम बात करें तो ह्यूमिक और जो फुल्विक एसिड है वो हाइड्रोफोबिक की जगह हाइड्रोफिलिक अगर शब्द होता तो हम उसके बारे में सोचते, ठीक है। चलो अब एक मैं आपको बता रहा था कि फुल्विक एसिड है और जो ह्यूमिक एसिड है उसके बारे में भी मैं बात करूं तो फुल्विक एसिड है दोज ऑर्गेनिक मटेरियल दैट आर सोल्यूबल इन
वाटर एट ऑल पीएच, ये याद रखना। जो फुल्विक एसिड है वो वाटर के अंदर हर ऑर्गेनिक मटेरियल है बेसिकली, और वो वाटर के अंदर मतलब हर एक पीएच पे क्या है बेसिकली घुल जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सेपरेटली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो फुल्विक एसिड आर दोज ऑर्गेनिक मटेरियल दैट आर सोल्युबल इन वाटर एट ऑल पीएच वैल्यू। जबकि ह्यूमिक एसिड की बात करें तो दोज मटेरियल दैट आर इनसोल्युबल एट एसिडिक पीएच वैल्यू। अगर पीएच लेस देन 2 है बेसिकली तो ये सोल्यूबल नहीं होगा, है ना। लेकिन ये हायर पीएच वैल्यू पे क्या है, सोल्यूबल है, कौन, ह्यूमिक एसिड। तो आपको ये डिफरेंस भी याद रखना है, ये सेपरेटली आपसे पूछा गया है, मैं बार बार कह रहा हूँ। जो फुल्विक एसिड है वो हर एक वाटर पीएच पे क्या है, ऑल पीएच वैल्यू पे सोल्यूबल है वाटर के अंदर, लेकिन वो नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन बेसिकली एक फैक्ट है ना, आपको ध्यान रखना है थोड़ा कि यहाँ पे कुछ आपको लेक दी गई है, आपको पूछा है कि कौन सी लेक कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है। तो अगर बात करें पोंग डैम लेक है, ये आपको पता होगा मेरे हिसाब से, ये हिमाचल प्रदेश में है। अगर नहीं है तो ये याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और अगर बात करें हरिके लेक है, आपको पता है पंजाब के अंदर है ये, ठीक है ना, पंजाब के अंदर है। तो ए का 3 बी का 4 इस तरह का ऑप्शन देख लो, ए का 3 बी का 4 थर्ड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बन रहा है, ठीक है ना। और बात जो कोलेरू लेक है वो कहाँ पे है, कोलेरू लेक होगी आंध्र प्रदेश में। और जो पॉइंट कैलमिरे है ये है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर। तो ये आपको याद रखनी है ये इंफॉर्मेशन, है ना। और आप कई सारी और लेक हैं जो बहुत फेमस लेक हैं, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए कि ये लेक कहाँ पे है। इस तरह से आपको कहीं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, जियोग्राफी से रिलेट करके इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है बेसिकली, है ना। और ये थोड़ा इन्वायरमेंट केमिस्ट्री की तरफ जा सकते हैं इस क्वेश्चन को लेके। ये बेसिकली क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है ये अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, अल्फा और बीटा पार्टिकल्स का क्वेश्चन है। कह रहा है अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इमिटेड ड्यूरिंग ए रेडियोएक्टिव डीके ऑफ ए न्यूक्लियस आर सिंपली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। बेसिकली अल्फा को ये बात कर रहा है कि सिंपली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है, एंड इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होते हैं, हमें पता है, और आर कॉल्ड एन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। बेसिकली आपको एक बात तो पता होगी, ये देखिए स्टेटमेंट को बहुत आराम से समझिए। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल होते हैं वो हीलियम के एक तरह से समकक्ष है बेसिकली, क्योंकि जैसे अल्फा पार्टिकल क्या है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और हीलियम के न्यूक्लियस में भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, अल्फा पार्टिकल सिंपली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है, ठीक है। और बीटा पार्टिकल में भी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की बात है, इलेक्ट्रॉन की तरह ये मूव करता है बेसिकली, और इन दोनों में एनर्जी होती है। और जब एनर्जी होगी तो वो क्या करेगा, जब एनर्जी है तो वो किसी पे टकराएंगे, पार्टिकल्स अल्फा या बीटा पार्टिकल्स जब टकराएंगे तो वो क्या करेंगे, एनर्जी है तो वो रिलीज हो जाएगा वहां से इलेक्ट्रॉन, और ये उसको बेसिकली पार्टिकल के आयोनाइज कर देते हैं। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन है ये, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है कि अल्फा और बीटा पार्टिकल इमिटेड ड्यूरिंग ए रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस का डीके होता है तो ये निकलते हैं, और बेसिकली ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है, यानी कि इनमें एनर्जी होती है, और ये जब ये किसी पे पड़ता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो आयन क्रिएट करता है, यानी आयोनाइजिंग रेडिएशन हो गया। इसका रीजन क्या है देखते हैं, रीजन लिखा हुआ है, देखते हैं कि अल्फा एंड बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस इन द रेडियोएक्टिव डीके आर रिजेक्टेड विद एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिल्कुल ठीक है, ऑफ मोशन व्हेन this energy is absorbed by matter encountered by the particle, it is often ionized atom and molecule। बिल्कुल ठीक बात है, जब ये किसी पार्टिकल पे जाएगा और वो जब ऑब्जॉर्व करेगा तो वो आयोनाइज हो जाएगा। तो ये इसका जो रीजन दे रखा है वो भी बिल्कुल ठीक है, कोई दोहराई की बात नहीं है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है कि दोनों, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं और बातें जान लेते हैं। देखो क्या है, बेसिकली अल्फा पार्टिकल इज आइडेंटिकल टू द न्यूक्लियस ऑफ नॉर्मल एटॉमिक मास। फॉर किसके है, अल्फा पार्टिकल इज आइडेंटिकल टू द न्यूक्लियस ऑफ ए नॉर्मल एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। बेसिकली इसके बिल्कुल वैसा ही है। जैसे देखो ये अगर मैं हीलियम की बात करता हूं तो देखिए हीलियम में क्या है, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। और अगर अल्फा पार्टिकल की भी बात करें तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, यही तो बात कर रहा है, ठीक है। और जो अल्फा पार्टिकल है इसको अल्फा रेडिएशन या अल्फा रेज भी बोलते हैं। ये फर्स्ट न्यूक्लियर रेडिएशन है जो जिनको डिस्कवर
डिस्कवर किया गया, ये इंफॉर्मेशन भी आप याद रखना। अल्फा पार्टिकल वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर रेडिएशन टू बी डिस्कवर्ड, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज वर आइडेंटिफाइड सून आफ्टर, यानी कि इनमें सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स को डिस्कवर किया गया, उसके बाद बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज को आइडेंटिफाई किया, ये भी आप ध्यान रखना। और जो बीटा पार्टिकल की बात हम कर रहे थे उस क्वेश्चन में, तो बीटा पार्टिकल आल्सो कॉल्ड बीटा रे और बीटा रेडिएशन इज हाई एनर्जी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इमिटेड बाय द रेडियोएक्टिव डिके ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस नोन एज बीटा डिके। तो ये स्टेटमेंट इसीलिए ठीक रहा, भी ये समझ में आ गया होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ रहे हैं इन चीजों को, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोलर एनर्जी का क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, कई सारे कंसेप्ट्स आपको सिखा के जाएगा, क्योंकि जो सही है वो तो सही है, गलत को भी सीखने का पता लगता है कि ये चीजें क्या है, और इन इंफॉर्मेशंस को प्लीज सारी को ध्यान रखना। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सोलर एनर्जी। ये आपने ये 5 स्टेटमेंट दिया है, ए बी सी डी और ई, आपको ये पूछा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स है जो ट्रू नहीं है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट सोलर एनर्जी के बारे में। सोलर एनर्जी का तो पता है आपको, ठीक है। इट हैज लो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, बिल्कुल ये रिन्यूएबल एनर्जी है, तो अगर कंपेयर करें तो इसके अंदर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो लो है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको पूछा है नॉट ट्रू, तो ये ए वाला तो आएगा नहीं, है ना, क्योंकि ये तो ट्रू है। सेकंड, it is intermittent and its availability and require efficient storage for continuous power supply, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो सोलर एनर्जी सन से बनेगी, है ना, इसका तो कोई बात है ही नहीं कहने का। तो ये कभी और दिन में ही होगा, तो सन तो भी सन तो दिन में ही होगा ना। तो इट इज इंटरमीडिएट एंड इट्स अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायर एफिशिएंट स्टोरेज फॉर कंटिन्यूड पावर सप्लाई, बिल्कुल ठीक बात है, इसकी भी कोई दो राय नहीं है। तो ये नॉट ट्रू पूछा है, लेकिन ये तो ट्रू है, तो इसलिए ये भी नहीं आएगा। Receive high regulatory credit from government in recognition of low amount of air pollution and greenhouse gas emission. Basically ये कह रहा है receive high regulatory credit। देखो क्रेडिट जो हम कार्बन क्रेडिट्स वगैरह की बात करते हैं वो तो हम कितना रिड्यूस करते हैं उस पे बेस पे मिलते हैं, सोलर एनर्जी से रिलेटेडली डायरेक्ट गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है भी, एक तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन एक तो ये आएगा, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। इट हैज लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, बेसिकली इसको ऑपरेट करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि एक बार लगने की कॉस्ट है, लेकिन इसको ऑपरेट करने की बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, जबकि आपको डोंट ट्रू की बात करनी है, नॉट ट्रू की बात करनी है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा। इट प्रोवाइड लो डेंसिटी ऑफ एनर्जी पर यूनिट कलेक्शन सरफेस एरिया, बेसिकली जो ये इसका सरफेस एरिया है ना, वो कितनी कलेक्ट करता है एनर्जी को, है ना, कितना स्टोर करता है बेसिकली। तो ये कह रहा है कि ये जो सोलर एनर्जी है ये बहुत, इट प्रोवाइड लो डेंसिटी ऑफ एनर्जी पर यूनिट कलेक्शन सरफेस एरिया, ये बात भी ट्रू है, क्योंकि इसमें जो कलेक्शन है बेसिकली स्टोरेज है जो ये बहुत ही कम है, यानी कि डेंसिटी बहुत कम है। तो इसमें तो हमें एक ही गलत मिला है, नॉट ट्रू, वो है सी, और तो ओनली सी वाला कौन सा ऑप्शन है, थर्ड है। तो अब इस क्वेश्चन में बहुत गहराई है, ये सारी बात आप समझ के देखना, ठीक है। अब आपको डेंसिटी वाली में बात एक नोट बता देता हूं, देखना डेंसिटी में आपको अगर कंफ्यूजन है तो सोलर एनर्जी हैज ए डेंसिटी ऑफ 1.5 माइक्रोजूल पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर की बात कर रहा हूं, ये यूनिट चेंज हो जाएगी तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना। सोलर एनर्जी हैज ए डेंसिटी ऑफ 1.5 माइक्रोजूल्स पर क्यूबिक मीटर और 20 क्वाड्रिलियन टाइम्स लेस देन ऑयल। देखो ऑयल की कितनी ज्यादा है ना, ऑयल की कितनी ज्यादा है, तो इसकी जो डेंसिटी है बेसिकली वो कम है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ई वाला था, वो ये है। और एक चीज एक इंफॉर्मेशन और हम शेयर कर लेते हैं, बेसिकली सोलर पावर प्लांट यूज वन ऑफ टू टेक्नोलॉजीज, है ना, ये दो टेक्नोलॉजीज हैं बेसिकली सोलर पावर प्लांट में। पहला है फोटोवोल्टिक, है ना, फोटोवोल्टिक में क्या होता है, इसमें पीवी सिस्टम बोलते हैं। पीवी सिस्टम यूज सोलर पैनल, ये सोलर पैनल यूज करते हैं, आइदर ऑन रूफ टॉप्स हो सकते हैं और इन ग्राउंड माउंटेड सोलर फार्म्स हो सकते हैं, कन्वर्टिंग सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिक पावर। बेसिकली अगर जहां पीवी लगा है, यानी कि फोटोवोल्टिक सेल लगे हुए हैं, ठीक है ना, तो वहां पे चाहे रूफ टॉप पे लगे हो या ग्राउंड माउंटेड सोलर फार्म हो, वहां पे सनलाइट पड़ेगी और वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल पावर में चेंज करेगा। एक तो ये टेक्नोलॉजी है। एक है CSP, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सोलर पावर, है ना। CSP क्या है, कंसंट्रेटेड सोलर पावर। इसमें क्या है, सिस्टम यूज मिरर, याद रखना, इसमें सिस्टम क्या यूज करता है, मिरर यूज करता है या फिर लेंस यूज करता है टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट। इस लाइट को मिरर या लेंस से क्या किया जाता है, सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है
टू एक्सट्रीम हीट टू मेक स्टीम, यानी कि स्टीम बनाई जाती है, क्योंकि एक्सट्रीम हीट कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो उससे एक्सट्रीम बहुत ज्यादा क्या बनेगी, हीट बनेगी, उससे है ना स्टीम बनाएंगे हम, और विच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय द टरबाइन, और उस स्टीम से टरबाइन घुमाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो दीज आर टू टेक्नोलॉजीज है ना जो हम सोलर पावर प्लांट में यूज करते हैं, एक तो पीवी यानी कि फोटोवोल्टिक सेल वाली, और एक कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर की सीएसपी की। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है ना, मैंने आपको पहले भी कई बार दिखाया है। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन है जो ये रिपीट होते रहते हैं, तो मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ कि ये चीजें रिपीट होती है, ध्यान रखना। जैसे कॉरियोलिस इफेक्ट क्या होता है, तो आपको पता है जब हम बात करते हैं, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है ना, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, तो जो कॉरियोलिस फोर्स होता है उसका क्या इफेक्ट आता है। कॉरियोलिस फोर्स क्या करता है, जो अर्थ रोटेशन होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है ना, प्रभावित करता है। और जो एयर होती है उसको, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो एयर किधर टर्न करेगी, राइट साइड करेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउथ में किस में करेगी, लेफ्ट साइड में करेगी। तो बस ये थोड़ा सा आपको देखना है, द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ रोटेशन विच टेंड टू टर्न एयर टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यही सही हो गया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहां टर्न करता है, राइट में करता है ना, अपवर्ड की बात नहीं करता, ठीक है ना। टुवर्ड द लेफ्ट तो हेमिस्फीयर में होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सॉरी साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, लेफ्ट में, नॉर्दर्न में नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ रोटेशन, ये डाउनवर्ड की बात कर रहा है, ये भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली याद रखना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात होगी तो राइट की तरफ टर्न होगा, और साउदर्न हेमिस्फीयर की बात होगी तो किधर होगा, लेफ्ट की तरफ होगा। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट बहुत होता है ये, ठीक है। आगे क्वेश्चन डबल एस के बारे में है, जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके बारे में क्वेश्चन है। बेसिकली ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। क्या कह रहा है, आपको पूछा है कि डबल एस के बारे में क्या सही है। तो चलो, पहला ऑप्शन कह रहा है इट कैन ओनली एनालाइज सिंगल एलिमेंट एट ए टाइम। ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कैसे, देखिए ये कैसे काम करता है। आप बेसिकली अगर थोड़ा लैम्बर्ट बियर लॉ की बात करते हैं, अगर आपको याद है तो, है ना, बियर लैम्बर्ट्स लॉ बात करते हैं ना कि कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, कितना ज्यादा उसमें है, उसी तरह से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट वगैरह आप करते हैं। बेसिकली क्या होता है इसमें, जैसे मान लो एनर्जी दी है ना किसी भी पार्टिकल को जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो क्या होगा उसमें हर एक जो हमारे पास एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है उसका अलग वो रहता है, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है वो, ठीक है। हर एक एलिमेंट का अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो एक बार में हम क्या कर सकते हैं, सिंगल एलिमेंट को ही करेंगे ना बेसिकली, क्योंकि उसकी सबकी अलग अलग अपनी प्रॉपर्टी है, वो कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ये बात ठीक है, इट कैन ओनली एनालाइज सिंगल एलिमेंट एट ए टाइम, बिल्कुल ठीक बात है। इट हैज लो लीनियर डायनेमिक रेंज, बिल्कुल ठीक है, बहुत ज्यादा डायनेमिक रेंज नहीं होती है, लो रहती है इसकी, ठीक है। और जो और Hg को है, इट कैन एनालाइज Hg यानी कि पारा इन वेपर फेज, बिल्कुल ये तो खुद ही लिक्विड में रहता है, तो ये भी बात ठीक है। इट कैन एनालाइज आर्सेनिक इन हाइब्रिड फॉर्म, ये बिल्कुल हाइब्रिड फॉर्म में, और इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ बियर्ट-लैम्बर्ट्स लॉ, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो पांचों ही बात है ना इसकी सही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको डबल एस के बारे में मिल गई है ना। तो पांचों का ऑप्शन कहाँ है, ए बी सी डी ई, ये थर्ड ऑप्शन है, ये राइट आंसर हो गया, ए बी सी डी ई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। डबल एस के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है तो प्लीज कमेंट में आप शेयर करें कि मैं ये भी जानता हूं डबल एस के बारे में, क्योंकि या फिर आप बियर लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। आप जितना ज्यादा इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारा अच्छा लगता है ना चीजों को देख के कि हाँ बड़ा सही कर रहे हो आप लोग, जिससे हमें भी कॉन्फिडेंस फील होता है कि चलो और कुछ मैटर लेके आते हैं, है ना। तो ये आपको समझना है, और जितना ज्यादा हम पढ़ाई की बातें करेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। डबल एस और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए टेक्निक फॉर मेजरिंग द concentration of metallic elements in different material, यही जो हम बात कर रहे थे। As an analytical technique, it uses electromagnetic wavelength coming from a light source. Distinct element will absorb these wavelength differently. आपको पता है हर एलिमेंट का अपना एक प्रॉपर्टी रहता है, और वो अपने अकॉर्डिंग ही क्या है जो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से उसके सारे ऑप्शंस है वो राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि which process facilitate conversion of raw fat into biodiesel in the presence of alcohol.
इसमें एक हम कैटालिस्ट की भी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्प्रेरक की भी बात करेंगे। कह रहा है विच प्रोसेस फैसिलिटेट्स कन्वर्जन ऑफ रो फैट है हमारे पास, उसको बायोडीजल में बनाते हैं अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो ये जो प्रोसेस है वो है ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। क्या है इसका राइट ऑप्शन? कौन सा है? फोर्थ है, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। इसका राइट ऑप्शन है फोर्थ, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। प्लीज ये ध्यान रखना है ना, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन ही है इसका आंसर। और इसके बारे में मैंने नोट भी लिख दिया है और मैं आपको बता रहा था कि इसको कैटालिस्ट भी देखेंगे कौन सा यूज होता है, वो भी ध्यान रखना है। तो बायोडीजल इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग ए प्रोसेस कॉल्ड trans esterification in which the unwanted glycerin in vegetable oil or fat is removed by chemical reaction involving alcohol such as methanol or ethanol and a catalyst। यानी कि हम अल्कोहल यानी मेथेनॉल या इथेनॉल का यूज करके और कैटालिस्ट का यूज करके हम बेसिकली उसको बदलते हैं बायोडीजल में। तो कैटालिस्ट कौन सा यूज होता है? बेसिकली द कैटालिस्ट इज यूजुअली सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये ध्यान रखना है आपको। चलो ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। देयर आर टू स्टेटमेंट्स और आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि डाइऑक्सिन एंड फ्यूरांस आर हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड मेनली ड्यूरिंग इंसिनरेशन। यही बात होगी, सही बात है। इंसिनरेशन से हमने बात भी की थी शुरुआत के क्वेश्चन में कि डाइऑक्सिन और ये निकलता है जब भी हम हजारडीएस या मेडिकल वेस्ट इस तरह का हम करते हैं, है ना, तो इसका अगर इंसिनरेशन करते हैं तो डाइऑक्सिन और फ्यूरांस निकलता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है डाइऑक्सिन एंड फ्यूरांस प्ले ए क्रूशियल रोल इन फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन। ये कह रहे हैं कि जो फोटोकेमिकल स्मोक बनता है तो डाइऑक्सिन और फ्यूरांस का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वहां तो हम बात करते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, नॉक्स की बात करते हैं, सनलाइट की बात करते हैं। वहां डाइऑक्सिन और फ्यूरांस की बात नहीं करते जब हम फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन की बात होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो इसमें पहला स्टेटमेंट ठीक है और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड ऑप्शन है वो क्या होगा? राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कंफ्यूज कर देता है, आपको लगता है कि फोटोकेमिकल स्मोक भी गलत है, डाइऑक्सिन और ये भी गलत है, होता होगा कुछ इस तरह से। हम दोनों, क्योंकि हम स्टेटमेंट का क्वेश्चन देखते हैं तो कई बार हमारे जग सुना सुना हो जाता है, दोनों स्टेटमेंट ठीक लगते हैं। या सेक्शन रीजनिंग का देखते हैं तो ए भी ठीक, आर भी ठीक और ये आर एक्सप्लेन भी ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक लगता है क्योंकि हम थोड़ा सोचने पे कम जोर देते हैं। ये नहीं है ऐसा, पहला स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। और चलो मैंने आगे फिर इसका फोटोकेमिकल स्मोक का एक क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर लिया था जिससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, बेसिकली if in its simplest form of photochemical smoke formation as expressed below, photochemical smoke एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन से दे रखा है बना के कि सनलाइट की P प्लस Q है और सनलाइट है और फोटोकेमिकल स्मोक है, तो P और Q क्या है यहाँ पे, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो P और Q क्या है अभी हम बात कर रहे थे, एक तो VOCs है यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है और नॉक्स है, यही तो है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ गया? फर्स्ट है वो राइट आंसर आ गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और photochemical smoke is a mixture of pollutants that are formed when nitrogen oxides and volatile organic compounds react to sunlight, creating a brown haze above cities. It tend to occur more often in summer because that is when we have the most sunlight, है ना। ये photochemical smoke के बारे में है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि स्मोक से भी क्वेश्चन आपसे रिएक्शन के बारे में भी पूछ लेते हैं, थोड़ा डीप में भी पूछते हैं, वहां भी हमने बात की हुई है, आगे भी बात कर लेंगे। ठीक है, चलो एक ये जो क्वेश्चन में बात कर रहा हूं जहां पे अल्टीमेट एनालिसिस की बात होती है और प्रोक्सीमेट एनालिसिस की बात होती है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत 2-3 बार क्या है रिपीट हो चुका है। ये कई बार आपके पेपर में रिपीट हुआ और मैं कई बार आपको करवा भी दिया है मैंने कि अल्टीमेट एनालिसिस क्या होता है, प्रोक्सीमेट एनालिसिस क्या होता है। तो इससे संबंधित है, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कह रहा है अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ ए वेस्ट will give information about molecular composition, जैसे कि मान लो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है उसकी इंफॉर्मेशन देगा। कौन सा? अल्टीमेट एनालिसिस, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस कितना है उसमें, ये हमें इंफॉर्मेशन देगा अल्टीमेट एनालिसिस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये इंफॉर्मेशन देता है। प्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ वेस्ट विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मॉइस्चर कंटेंट कितना है उसके अंदर, वोलेटाइल कंपाउंड्स मैटर क्या है, फिक्स्ड कार्बन कितना है, एस कंटेंट कितना है, ये हमें प्रोक्सीमेट एनालिसिस देता है। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है।
और इसमें ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। और कोई बात अगर आप पढ़ के देखोगे कि अल्टीमेट एनालिसिस है वो क्लैरिफिक जो कैलोरीफिक वैल्यूज है, सीएन रेशियो है, ये सब बताता है नहीं। और ये कह रहा है अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है वो इसके अंदर इंफॉर्मेशन देता है, ये इंफॉर्मेशन तो अल्टीमेट देता है जो हमने बात कर ली है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट पहला और दूसरा ही ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसके बारे में मैंने लिखा भी है, ये भी आप देखे जाना, अच्छे से समझना। देखो ये नोट भी संभाल के रखना, इस नोट से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू एनालाइज द कंपाउंड in a mixture where ultimate analysis is the technique used to analyze the element present in a compound। यानी कि अल्टीमेट एनालिसिस किसमें है, जब हम एलिमेंट कौन कौन से उसमें वो बात करते हैं। और अगर प्रोक्सीमेट एनालिसिस की बात करें तो कंपाउंड को उसको हम कि उसमें कितना किस तरह का मॉइस्चर क्या है, फिक्स कार्बन क्या है, वोलेटाइल मैटर और एस क्या जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और अल्टीमेट में क्या है, अमाउंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ये सब कितना है, यानी कि एलिमेंट कौन कौन से ये बताता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमने शेयर की है और जितने भी कंसेप्ट हमने शेयर किए हैं आपको अच्छे से याद रखना है। और अगर आपको सारी चीजें बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ठीक लग रहा है तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। और जो आप कमेंट जितने ज्यादा करोगे हमें कॉन्फिडेंस फील होता है, जितना ज्यादा आप लाइक शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, और जिससे हमें बेनिफिट हो रहा है सबको। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। और अब मैं आपको बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, इनका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेनी है तो ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हम पेपर 1 पढ़ते हैं यहाँ पे और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो पेपर 2 इन्वायरमेंट पे 25% ऑफ है। अगर आप कॉम्बो पैकेज ज्वाइन करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 का तो 35% ऑफ है। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई करिए। और आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, और जितना मैक्सिमम हो सकेगा हम रिवाइज करेंगे एग्जाम तक जितना पॉसिबल होगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि देखो हर चीज को, कंटेंट को बहुत आराम से बनाने के लिए ऐसे नहीं है कि कुछ भी हो, कुछ भी बोल दिया, किस तरह का नहीं, बहुत शांति से हर चीज को चेक करके बढ़िया सा कंटेंट जाना चाहिए जिसमें आपको बेनिफिट हो। मेरा यही अप्रोच रहता है कि मैक्सिमम चीजें जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया वाली चीज हो, कि हाँ ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, बहुत ऑथेंटिक सी चीजें लगती है, उसी इंफॉर्मेशन को मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इतना अच्छे से चीजों को देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह से चीजों को देखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।